वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत की एक इतनी अहम इत्तेहादी है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ना हो तो हुकूमत ही ना बना सकती PMLN। अब जब एक दफ़े हुकूमत बन गई तो जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा, बहुत मर्तबा कहा कि ऑफ़र तो उनके पास थी हुकूमत ज्वाइन करने की, मगर उन्होंने जानबूझकर सोच समझ के ये फ़ैसला किया कि वो हुकूमत से बाहर रहेंगे। मगर इसके बावजूद बहुत सी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस थीं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई, जिससे ये भी लगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को भी ये एहसास है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी अहम है उनके इस हुकूमत के लिए। मगर इसका ये मतलब कभी नहीं रहा कि दोनों जमातों के दरमियान जो है वो तलखी या मसाइल जो है वो नहीं रहे। शिकायत होती रहीं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, कभी इस बात पर कि हमें इत्तेमाद में नहीं लिया जाता, कभी इस बात पे कि पंजाब में जो कुछ इत्तफाक हुआ था जिन बातों पे उस पे अमल नहीं हुआ। तो ये शिकायत चलती ही रहीं, मगर इत्तेहाद भी साथ चलता रहा। अब पिछले दिनों में एक दफ़े फिर अब हम कह सकते हैं कि लग रहा है कि कुछ शायद मसाइल बढ़ रहे हैं इन इत्तेहादी जमातों के दरमियान, क्योंकि तनकीद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पिछले दिनों में भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने NFC के हवाले से बहुत हम कह सकते हैं सख्त गुफ्तगू की। उन्होंने वफाकी हुकूमत से ये कहा कि वो फौरी तौर पर NFC का इजलास बुलाएं और नया जो अवार्ड है उसका ऐलान करें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत की नाकामियों की वजह से सूबों पर बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो FPR है वो अपने अहदाफ जो है वो हासिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सूबों पे फिर बोझ पड़ता है कि वो सरप्लस दें और जो है वो इतने खर्चे ना करें। अभी यही बात थी कि फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जैसे अपने आप को सुनाया भी, शहबाज स्पीड और शहबाज स्लो के हवाले से बात की। अब ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म पे तनकीद उन्होंने की है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स। फिर आज जब नेशनल असम्बली का इजलास हुआ तो आसिफा भुट्टो साहिबा भी वहाँ बोली। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर तकरीर की और ये भी कहा कि हुकूमत ने तो यकीन दहानी करवाई थी कि ये यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो बंद नहीं होंगे, मगर अब उनको बंद किया जा रहा है। और साथ में उन्होंने जो वहाँ का स्टाफ है उसके हवाले से भी बात की। कुछ हम ये कहें कि तलखी बढ़ रही है या कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनकी वजह से कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ऐसे हम कह सकते हैं इशारे आ रहे हैं ताकि इत्तेहादी जो हुकूमत में है उनको समझ आ जाए कि कोई मसाइल हैं। पिछले दिनों में तनकीद या अफवाहें भी बहुत फैल रही थी इस इत्तेहाद को लेके। और फिर हम बात करेंगे आखिर में जो कानून साजी आज पार्लियामेंट में हुई है, जिसके ज़रिए कौमी असम्बली ने आर्म्ड फोर्सेस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को 3 माह का ये इख्तियार दे दिया है कि वो किसी मशकूक शख्स को गिरफ़्तार करके हिरासत में रख सकते हैं। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नवीद कमर साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेलकम टू द शो सर। जी नवीद कमर साहब, सर सबसे पहले तो एक दफ़े फिर ये गुफ्तगू शुरू हो गई जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से तनकीद हुई NFC को लेके और ये शहबाज स्पीड के हवाले से, तो लग ये रहा है कि कुछ शायद इशारा दे रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब। नहीं, इशारे की बात नहीं है आरिफा। बात सारी ये है कि जब से ये गवर्नमेंट बनी है और पीपल्स पार्टी ने एक मुआहदे के तहत उनको बाहर बैठे हुए सपोर्ट देने की जो है वो इंदिया दिया है, तब से इश्यूज तो रहे हैं। क्योंकि हमारी, हालांकि आप लोग मीडिया में आम सलाह में इसको कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इट इज़ नॉट अ कोलिशन, इट इज़ अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। और माइनॉरिटी गवर्नमेंट को सपोर्ट ज़रूर पीपल्स पार्टी करती है, लेजिस्लेशन में भी और भी जहां नेशनल इंटरेस्ट में होता है तो करती है। लेकिन जो मुआहदा हुआ उसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो बार बार इसको हाईलाइट किया जाना पड़ता है। और
کبھی فنڈنگ کے حوالے سے، کبھی کنسلٹیشن کے حوالے سے، کبھی اور لیجسلیشن کے حوالے سے there has always been issues. پھر بیچ میں جو ہے کچھ لوگ اسائنڈ ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو آ کے پھر انٹرلوکیٹرس بنتے ہیں، اور ہم تھوڑا اس کو چیزوں کو آئرن آؤٹ کرتے ہیں، لیکن اٹ ہیز نیور بین اے اسموتھ رائڈ پہلے دن سے. فار ایگزامپل جیسے آپ نے کہا صحیح سر. پنجاب سے تو ہمیں بالکل ہی ایک شٹ آؤٹ والا ماحول ملا ہے نا، کہ ایز اے ہم بھی وہاں کی اتنی ہی اپوزیشن ہے جتنی پی ٹی آئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں یہ ہے کہ ہمیں آف اگین آن اگین ڈپینڈنگ کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ سے یا کس شخصیت سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو یا ہاٹ یا کولڈ ملتا ہے. تو اٹ از ناٹ سم تھنگ نیو، لیکن ان کو بار بار ریمائنڈ ضرور، جیسے آج بلاول صاحب کی بھی جو تقریر تھی، اٹ واز اے ریمائنڈر کہ پرائم منسٹر صاحب آ کے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ K4 کا منصوبہ ہے فار ایگزامپل جو کراچی کو واٹر سپلائی کا ہے، اس کے لیے وہ کہتے رہے کہ جی ہم یہ کریں گے، تو آج وہ ان کو کہنا پڑا کہ جی پنجاب کے لیے سپیڈ الگ ہے اور سندھ کے لیے سپیڈ الگ ہے. بٹ نوید صاحب اس سے بھی زیادہ اہم جو انہوں نے این ایف سی کے حوالے سے بات کی، تو اگین جیسے آپ نے کہا کہ ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے، تو جب بلاول صاحب اگر این ایف سی کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں ریمائنڈ، مطلب اٹس مور دین اے ہنٹ، وہ کہہ رہے ہیں جی اجلاس بلائیں اور این ایف سی ایوارڈ ڈیسائیڈ کریں، جو تقریباً سر شاید دہائی ہوئی ہے اس میں فرق نہیں پڑا. تو یہ تو آئی ووڈ سے کہ بہت بڑا ریمائنڈر بھی ہے اور انڈیکیٹر بھی ہے آف دی انہیپینس آف دا پی پی پی. دیکھیں نہیں، وہ بھی ریمائنڈر اس لیے دینا پڑے، تو این ایف سی ہر 5 سال کے بعد ہوتا ہے. اب 5 سال کے بجائے اگر 10 سال گزر جائیں این ایف سی نہ ہو تو ریمائنڈر تو دینا پڑتا ہے نا. اور انہوں نے یہ بات میں واضح کر دوں کہ انہوں نے کہا جو کانسٹیٹیوشنل جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے این ایف سی کیا جائے. مطلب جو کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ این ایف سی پورا ریوائز ہو جائے اور صوبوں سے پیسے لے کے پھر فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیے جائیں، دیٹ از ناٹ واٹ وی آر کالنگ فار. لیکن جو اس وقت جی بالکل، میں سینسس ہو گیا ہے، انفیکٹ نوید صاحب معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کیونکہ آپ نے خود ذکر کر دیا سر کہ میرا بالکل یہ مقصد نہیں تھا، بلکہ میں تو آپ سے یہ پوچھنے لگی تھی کہ کہیں بلاول صاحب نے جو یہ گفتگو کی ہے انہوں نے اس لیے تو نہیں کی کیونکہ آج کل بہت یہ افواہیں اڑی ہوئی ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں بحث ہو رہی ہے کہ این ایف سی کو ریوائز کرنے کی کوئی کوشش ہوگی. آپ لوگوں نے بھی سنی ہے سر؟ جی وہ تو آج سے نہیں، جب سے این ایف سی ایوارڈ آیا ہے اس میں، اور خاص کر جو یہ پروٹیکشن 18th امینڈمنٹ میں دے دی گئی 10th این ایف سی کو کہ جی اس سے کم صوبوں کا کے جو ریسورسز ہیں وہ نہیں ہوں گے. یہ بارہا کوشش کی گئی ہے کہ اس ساری چیز کو ریورس کیا جائے، لیکن کانسٹیٹیوشنل بار کی وجہ سے این ایف سی ریورس اس طرح سے نہیں ہو سکتی انلیس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو جائے. تو یہ والی باتیں تو ہیں، لیکن جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اٹ از کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام دیٹ کنورسیشن نا، بیکاز وہ تو این ایف سی کو ہی ریورس کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈجسٹ کریں اکارڈنگ ٹو دا نیو سینسز اینڈ اکارڈنگ ٹو دا نیو ری ڈرائنگ آف باؤنڈریز، جیسے ایکسپارٹا وغیرہ کے جو ڈسٹرکٹس مرج ہوئے ہیں، تو ان ساروں کو جو ہے وہ اب نئے پیرائے میں دیکھنا چاہیے. بٹ نوید صاحب یہ پچھلے دنوں میں بلاول صاحب کی ملاقات بھی ہوئی پرائم منسٹر صاحب سے، تو وہ ایک اچھا موقع تھا کہ وہ یہ بات تب کر لیتے، بٹ انہوں نے تب آئی ڈونٹ نو کی کہ نہیں کی، اور پھر پبلکلی اتنا یہ دونوں ایشوز کو ہائی لائٹ کیا. اٹ کائنڈ آف لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے جب ملاقات ہوتی ہے تو یہ گفتگو نہیں ہوتی اور پھر پبلک سپیچز میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی میسیجنگ کر رہی ہے، یا میں غلط ہوں یہ کہنے میں سر؟ نہیں، پہلی چیز کو یہ لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی وہ کنڈولنس کے لیے تھی، اور ظاہر ہے کنڈولنس کے ماحول میں آپ
جو ہے اپنی گریوینسز اس طرح سے نہیں ریز کرتے. لیکن بلاول صاحب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی گاہے میٹنگز ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. میرا خیال ہے کہ شاید عنقریب کچھ اور بھی میٹنگز جو ہیں وہ پلانڈ ہیں. تو وہ ایک الگ بات ہے. وہ یہ چیزیں میٹنگز میں بھی آتی ٹھیک. ہیں ان کی لیول پہ, پھر ہماری لیول پہ بھی ڈسکشنز میں یہ چیزیں آتی ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ چیزیں پبلکلی بھی کہنی پڑتی ہیں تاکہ یہ ایک ریمائنڈر ہو کہ یہ سب چیزیں ہم نے کرنی ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں نوید قمر صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوورال ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت تعلقات ہیں حکومت سے. سر ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگا ہے جیسے آپ لوگوں کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ خدشہ نہیں ہے کہ ابھی این ایف سی جو ہے وہ ریوائز ہوگا یا رول بیک کیا جائے گا 18th امینڈمنٹ کو, جو افواہیں ہیں. اور نہیں, خدشے کی بات نہیں. خدشہ تو ہر وقت رہتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ کم از کم جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگس ہے اس کو خراب کرے. لیکن ہمیں یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسے تو نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے پاس نمبرز پورے ہوں, اور پیپلز پارٹی کے بغیر اس وقت گورنمنٹ کے پاس وہ نمبرز نہیں ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا سکے. سو اس کو پھر اس پیرائی میں دیکھا جانا چاہیے. صحیح. سر اب ذرا نیشنل اسمبلی کی بھی بات کر دیں. سر نیشنل اسمبلی سے سر قانون پاس ہوا ہے کہ 3 مہینے کے لیے کسی کو بھی حراست میں لے لیا جائے گا, کوئی چارجز فریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی کیا ضرورت پڑ گئی سر کہ فرسٹ آف آل کلیریفائڈ کہ کیا what are we discussing. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ صرف ان سچویشنز میں ہے جہاں آرٹیکل 245 انووک ہو چکا ہوگا اور اس کے تحت سیکشن 4 میں آرم فورسز ان ایڈ آف سول پاور صوبائی حکومت نے بلائی ہوئی ہوگی. اس سچویشن میں پریونٹیو ڈیٹینشن کا جو آرٹیکل 10 کا کلاز ہے اس کے تحت یہ ہے کہ کسی کو جس کے پاس, جب آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ شخص انوالوڈ ہے, تو اس کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں لیا جا سکتا ہے. لیکن آج جو معاف کریے گا سر, پر وہ ایویڈنس کون ڈیٹرمن کرے گا کہ وہ ٹھیک ہے؟ عرفہ کہنا ہے فنش. یہ تو دیکھیں نا, آدھے میں تو کنفیوژن رہتا ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. انہوں نے آپ کی بات سنی, میری بات تو سنی ہی نہیں. تو یہ کیسے, how can I explain what I'm saying? ایسے نہیں کریں. Let me finish, then you can ask your supplementary. دیکھیں اس میں جو پیپلز پارٹی نے اس میں 2-3 بہت اہم امینڈمنٹس ڈالی جو کہ پہلے نہیں تھی. پہلے جب آرمی پبلک اسکول کے بعد بھی یہ انووک ہوا تھا تب بھی یہ نہیں تھی. ہم نے کہا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے, اور وہ ایویڈنس اس طرح سے ہو کہ کسی کورٹ آف لاء میں سٹینڈ اپ کر سکے. آپ اس کے بغیر کسی اپنی انٹرنل رپورٹ کے بیسس پہ کسی کو نہیں اٹھائیں گے, کسی کے جو ہے وہاں شکایت کا خط لے کے یا انانیمس کسی رپورٹ کے بیسس پہ یا کسی کے کہنے پہ نہیں کریں گے. میئر سسپیشن پہ کسی کو نہیں اٹھائیں گے. اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر آپ کے پاس سبسٹینٹیو ایویڈنس ہونا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے وہ ٹیررزم ہے, اور ٹیررزم کی ہم بات کر رہے ہیں, this is not any other crime, ٹیررزم میں انوالوڈ ہے. تو اور اس کے بعد ظاہر ایک پروسیس ہے جو کہ آرٹیکل 10 میں دیا گیا ہے کہ وہ پھر ایک ریویو بورڈ کے سامنے جائے گا جو کہ پھر دیکھے گی. بٹ یس اٹ از پریونٹیو ڈیٹینشن. تو پریونٹیو ڈیٹینشن میں آپ کو رکھا جا سکتا ہے جہاں پہ حالات وہاں تک پہنچ چکے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے 2 صوبوں میں سچویشن خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. آج جو لوگ سر اب اگر آپ اجازت دیں تو میں سوال پوچھ سکتی ہوں؟ ہاں پوچھ لیں. جی سر یہ جو آپ بات اس وقت بھی کر رہے تھے کہ سبسٹینٹیو ایویڈنس ہونا چاہیے, تو سر یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ ایویڈنس سبسٹینٹیو تھا؟ کوئی کورٹ کے پاس جائے کہ وہاں پیش کریں گے, کسی اور کو پیش کریں گے, یا یہ جو اٹھا رہے ہیں وہی فیصلہ کریں گے کہ ایویڈنس بہت ہے؟
देखिए, अगर उठाने वाले के हाथ में ये सारी चीज़ होती तो फिर तो ये सारी चीज़ कहने की ज़रूरत भी नहीं थी ना, फिर तो सस्पिशन भी वो हुआ, रिपोर्ट भी वही हुई, वो खुद ही फैसला करेंगे और वही हम चाह रहे हैं कि ना हो वो पावर। लेकिन आंसरेबिलिटी तो उसके बाद वजूद आपके पास होनी है, तो यू हैव टू व्हेन यू ब्रिंग इट बैक जब इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट के पैनल के सामने और आपके पास एविडेंस नहीं था और आपने फिर भी किसी शख्स को उठा लिया है, तो फिर वो एक्शन भी उन लोगों के खिलाफ होगा। एंड आई थिंक इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो भी थ्रू द कोर्ट्स काफ़ी हद तक वाटर टाइट किया जाना है, जिसके बाद ही ये चीज़ जो है इन प्रैक्टिस आएगी। सर, तो अगर मैं आपकी बात सही समझी हूँ, एंड प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आप ये कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट के पास ही एविडेंस जाएगा, बट सर वो 3 महीने के बाद जाएगा, या जो 3 महीने की कस्टडी है उसके दौरान भी कोर्ट्स मांग सकते हैं? लेकिन कोर्ट तो कुछ भी कर सकते हैं ना, 199 में या किसी और आर्टिकल के तहत आप वो कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वर्स्ट केस सिनेरियो में 3 महीने के बाद भी तो आपने जवाब ही देना है ना कि आपके पास क्या एविडेंस है। तो उस लिहाज से इट इज़ नॉट अ नॉर्मल एमपीओ की वो नहीं है अरेस्ट, जिसमें किसी को भी कुछ भी नहीं। यहाँ तो आपको टेररिज्म को साबित करना पड़ेगा ना। सही। सर, क्योंकि बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत है, वहाँ भी आपने एमपीओ का खुद जिक्र किया, वहाँ भी ऐसी ही कानून साजी है, तो क्या हम ये समझें कि इट इज़ द सिमिलर लॉ? बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसने ये कानून पास किया है। Is it a similar law, or are you saying it's different from what has happened in Balochistan? देखें बलूचिस्तान में या इस वक्त ये जो कानून आज पास हुआ है या फिर अब सेनेट के बाद वो बिकम लॉ, वो स्पेसिफिकली टेररिज्म के लिए है, वो जनरल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए नहीं है। टेररिज्म की स्पेसिफिक डेफिनेशन है कि जो शख्स, एंड आई थिंक अब उसको मैंने डिफाइन यहाँ बैठ के क्या करना है, टेररिज्म इज समथिंग विच इज फेयरली वेल अंडरस्टूड। उसमें आपकी तकरीबकारी करनी होती है, आपने किसी जो है पब्लिक को जो है या उसकी जान या माल ख़तरे में डालनी होती है, सप्लाई लाइंस को आपने डिस्टर्ब करना होता है, तो वो चीज़ें हैं जो कि टेररिज्म में आती हैं। जनरली मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में तो कई और चीज़ें हैं ना, समझ वाइडर इशू, जहाँ पे मे बी आपको कहीं से रोका गया है कि या ना जाओ और आप वहाँ जाते हैं, तो एंड थिंग्स लाइक दैट। सो देयर इज़ अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन MPO and terrorism। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। पिछले गुज़िश्ता रोज़ ये इत्ला आई कि जो वज़ीर ख़ज़ाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब से सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। बात जो एलामिया में बताई गई वो तो जिसको हम कह सकते हैं कि एक रिवायती सा एलामिया था। उसमें हमें ये बताया गया कि कानून की हुक्मरानी के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, मॉडर्नाइज़ करने की अदालती सिस्टम का जिक्र हुआ, टैक्स के हवाले से भी बात की गई। तो तफसील तो काफ़ी थी इस एलामिया में, मगर फिर भी जो लोग देख रहे थे, और ख़ास तौर पे वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी को बहुत गौर से देखते हैं, उन सब ने ये सवाल उठाया कि वज़ीर ख़ज़ाना जो थे उनकी मुलाकात हुई चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से और अटॉर्नी जनरल वहाँ मौजूद नहीं थे। उनके सबके ख़याल में ये एक बहुत अनहोनी सी बात है, क्योंकि अमूमन जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं तो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो वहाँ मौजूद होते हैं। ये मुलाकात क्यों हुई, क्या इसका ताल्लुक कुछ केसेस वगैरह से भी है? इस तरह की स्टोरीज़, रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं जो 1980 में जिनको तश्कील दिया गया था,
उनको अब एक दफ़े फिर नोटिफाई किया जाएगा, नए बनाए जाएंगे। इसके लिए एक कमेटी भी है, वो चीफ जस्टिस साहब ने जो है उसको तश्कील दे दिया है। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हसनात मलिक साहब, बहुत गहरी नज़र रखते हैं जी ये कोर्ट के मामलात पे। वेलकम टू द शो हसनात साहब। जी हसनात साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुलाकात हुई वज़ीर ख़जाना और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की, बहुत इसके ऊपर क़यास सराई भी हो रही थी, लोग कुछ इस बात का भी इजहार कर रहे थे या सवाल उठा रहे थे कि वहाँ अटॉर्नी जनरल नहीं है, तो ये ज़रा समझाएं, व्हाई वाज इट दैट अनयूजुअल? देखिए, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड यानी ये मुलाकात है। अमूमन जो है वो इस तरह वजीर चीफ जस्टिस साहब से नहीं मिलते और बाकायदा एलामिया जारी नहीं होता। और वो वजीर रेवेन्यू मिनिस्टर, क्योंकि उनके साथ रेवेन्यू का भी उनके पास चार्ज है, और वो और आपको भी पता है कि FBI सबसे बड़ा लिटिगेंट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, टैक्स के मैटर हैं पेंडिंग। अब एक बात तो ये हो रही है कि जी चीफ जस्टिस और ये औरंगजेब साहब ये बड़े गहरे दोस्त हैं, इनका यानी कॉलेज से दोस्ती है, और उनकी दोस्ती का एक अमूमन ब्रिज जो है अटॉर्नी जनरल का होता है हुकूमत और एग्जीक्यूटिव अदलिया के दरमियान। लेकिन इस दफा ये भी बताया जा रहा है कि औरंगजेब साहब ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जो एलामिया जारी हुआ है, एक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट, उससे वाज़ेह जी की टैक्स के हवाले से जो रिफॉर्म हो रही हैं उस पे दोनों ने जो वो इत्मीनान का इजहार किया। अब मामला ये है कि टैक्स जो मैटर्स को जो जजेस, जो वकील जो वो प्लीड करते हैं, वो बहुत ज्यादा इस हवाले से यानी उनमें एक मायूसी है कि जी अदालतों से टैक्स मैटर में रिलीफ नहीं मिल रहे, और एक जो टारगेट FBI ने पूरा करना है उसमें अदालतें भी पूरा उनका साथ दे रही हैं। और इसी तरह से जो वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो जजेस जो टैक्स पे जो महारत रखते हैं टैक्स लॉज पे, उनके सामने केस नहीं लगते, और चीफ जस्टिस साहब के सामने ज्यादातर केस आते हैं, और वो मामला जो है वो जितने हैं वो ADR कमेटी, जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटीज है, उनको भेज रहे हैं। और वो कमेटीज में FBR की बड़ी डोमिनेंसी है और ट्रांसपेरेंसी वहाँ नहीं है जिस तरह की ADR कमेटी मामलात को चला रही है। तो इसी वजह से ADR कमेटी की जो प्रोसीडिंग है वो इस वक्त सस्पेंड कर दी गई है, क्योंकि वहाँ जो मेंबर हैं वो उनमें उन पर FBR का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल सही। अब इसके बैकग्राउंड में जो मुलाकात है वो एक तशवीश है बहुत से सीनियर वकला में कि जी ऑलरेडी रिलीफ नहीं मिल रहा है इंडिविजुअल लोगों को, बिजनेसमैन जिनको पे टैक्स जो बहुत ज्यादा है। अमूमन लिटिगेशन जब होता है अदालतों में बहुत से लोगों को टैक्स इश्यूज पे रिलीफ भी मिल जाता है FBI, लेकिन यहाँ अब इस तरह की मुलाकात और फिर जो एलामिया जारी होना, उससे अब ये हो रहा है कि क्या जो ये केसेस हैं ये अब इसी तरह सरकार के हक में ही हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक जी। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ये बताइएगा, बिकॉज वक्त ज़रा कम है, कि ये जो रूल्स तश्कील नए दिए जा रहे हैं और इतने सालों 1980 और अब 2025, तो सर इसमें क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, रूल्स तो अब बड़ा टाइम हो गया है, रूल्स की तब्दीली तो होनी थी। बहुत से ऐसी चीजें जो वो हालात के साथ तब्दीली, जिस तरह आईनी बेंच बन गया तो आईनी बेंच के रूल्स नए बने, तो रूल्स जो बनाए गए हैं अब उसमें एक आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो दोनों ग्रुप हैं वो इस चीज की तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि फीसें, कोर्ट फीसें बढ़ा दी गई हैं कि जी रिव्यू नजरसानी की दरखास्त अब दायर होगी तो 6 अगस्त के बाद तो जो फीस है वो 50,000 होगी, पहले 10,000। अब उस पर वकला बहुत ज्यादा सरापा एहतजाज हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि फीसेज सुप्रीम कोर्ट में जो वो रिव्यू, अगर एक सिविल जज फैसला करता है, फिर हाई कोर्ट में आता है, फिर इंट्रा कोर्ट अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट, और फिर रिव्यू में जो वो वकील को अगर लाखों रुपए दे दिए जा सके, तो कोई अगर 50,000 फीस, मेरा ख्याल है कि कोई गैर मुनासिब नहीं है। लेकिन वकील बहुत ज्यादा इसके तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि जी फीसेस बहुत बढ़ा दी गई हैं। तो बाहर का जो रूल्स अब इसमें, और हमने देखा कि फौजदारी केसेस में जो अपील थी वो पहले 30 दिन में आप फाइल कर सकते थे, अब 60 दिन दे दिए गए। तो और भी काफी चीजें इसमें तब्दील की गई हैं। रूल्स एक रिक्वायरमेंट थी और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस
कि बताया जाए कि उनसे इनपुट ली गई। तो लेकिन ये जो वकला को तशवीश है वो सिर्फ फीसिस की हद तक है कि फीसिस बढ़ गई हैं। तो यानी कि अगर मैं आपकी बात सही समझी हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ जो तब्दीलियाँ एटलीस्ट सामने आ रही हैं आपके ख्याल में वो बेहतरी के लिए ही हैं? जी जी बिल्कुल बेहतरी है। और अब देखें पूरी इस वक्त पाकिस्तान में जो लिटिगेशन कास्ट है वो इतनी ज्यादा नहीं है, इसी वजह से हर आदमी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। अगर दूसरे ममालिक में देखें तो इस तरह की नहीं है, लिटिगेशन कास्ट काफी ज्यादा है। दूसरा ये है कि जी जो वकला हजरात जो फीसेज हैं वो भी तो फिर रेगुलेट करें अपनी फीसेज। एक जो वकील ले रहे हैं करोड़ों में वो किस तरीके से ले रहे हैं, क्या वहाँ भी तो कोई चीज रेगुलेट होनी चाहिए, कोई चेक होना चाहिए। अब बार एसोसिएशन सिर्फ ये है कि जी 50,000 फीस नजरसानी की। नजरसानी में हमने तो देखा है कि 2% नजरसानी एक्सेप्ट होती हैं। एक काजी फैसा केस में एक्सेप्ट हुई और एक मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी एक्सेप्ट हुई। और अदरवाइज जो नजरसानी में वही बेंच बैठता है ये वो। अब मेरा ख्याल है कि जो पेंडेंसी के खात्मे और हर आदमी जो है उसको पता भी है कि मेरा केस कमजोर है, फ्रिवलेस लिटिगेशन, फिर भी जो है वो उसने आखिरी जब तक उम्मीद रहती है उस वक्त तक केस पेंडिंग रहता है, फिर मामलात बढ़ते हैं। तो ये इसका मेरा ख्याल है कि ये ठीक है फैसला है कि 50,000। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात साहब, आपने ये वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।